औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ। जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि फ़वाद हसन फ़वाद मुल्क के नामवर ब्यूरोक्रेट थे। ये 33 साल ब्यूरोक्रेसी में गुजार कर जनवरी 2020 में रिटायर हुए और अब इंतहाई मज़ेदार और मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किताबें पढ़ते हैं, शायरी करते हैं और दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं और नैब के मुकद्दमात भी भुगतते हैं। आप इनसे लाख इख्तलाफात कर लें, लेकिन आप इनके करैक्टर, ईमानदारी, हुब्बे वतनी और प्रोफेशनलिज़म पर उंगली नहीं उठा सकते। ये हकीकतन इज़्ज़तदार और हर किस्म की अलाइशों से पाक शख्स हैं। जब भी लाहौर जाता हूँ, इनसे वक़्त लेता हूँ और आधा घंटा इनकी गुफ्तगू सुनता हूँ। ये ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत कारी की लाइब्रेरी हैं। मुल्क के हर अहम वाक़े ने इनके सामने परवरिश पाई थी या ये इसका पार्ट रहे थे, लिहाजा हमने इन्हें ऐनी शाहिद कह सकते हैं। ये सर्विस के आखिरी 2.5 साल वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं और इससे पहले सेक्रेटरी टू पीएम रहे हैं। यह मुल्क की अहम तरीन सरकारी पोजीशन थी, जहां पीटीआई के धरने से लेकर डॉन लीक्स तक, पनामा से लेकर 2018 के इलेक्शन तक मुल्क का हर अहम वाक़या फ़वाद साहब के सामने पैदा और जवान हुआ। मेरी इनसे सर्विस के दौरान मुलाकातें नहीं थी, लेकिन इनकी रिटायरमेंट के बाद ये न्याज़मंदी शुरू हुई और ये ताहाल कायम है। मुझे इनसे एक और ख़ूबी ने बहुत हैरान किया। इनसे जब भी और जो भी पूछा गया, फ़वाद साहब ने बिला खौफ और तरदीद कर दी और हर चीज़ खुलेआम बताई और ये ज़रा से इबाहम का शिकार नहीं हुए। ये 1 साल और 6 माह नैब की कैद में रहे, तो कैद में इनकी ज़िंदगी के खौफनाक तीन वाक़यात की वो ज़िंदगी थी। ये बताते हैं कि इन बरसों ने इन्हें सिस्टम की सारी खराबियां और संगदिलियां समझा दी। ये बरमला कहते हैं कि हमारा मुल्क हमारे बच्चों के रहने के काबिल नहीं है, कि ये मुल्क प्यारा पाकिस्तान हमारे बच्चों के रहने के काबिल नहीं है, कि किसी भी बच्चे के रहने के ये काबिल नहीं है। ख्वाह वो अमीर का बच्चा है, मिडिल क्लास का बच्चा है या फिर गरीब का बच्चा होगा, उसने तो बेचारे ने रहना ही रहना है, या मिडिल क्लास के बच्चे ने तो रहना ही रहना है। जितने भी बड़े सरमायादार ब्यूरोक्रेट्स, वज़रा, तमाम जितने बड़े हैं, वो उनके बच्चे तो बाहर जाकर रह सकते हैं, उनको ये पाकिस्तान सूट नहीं करता। ये बरमला कहते हैं कि हमारे मुल्क में बच्चों के रहने के काबिल नहीं रहा और इनका कहना है कि मैं पूरी ज़िंदगी मसरूफ़ रहा। इसी दौरान मैं अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार सका। मुझे अब इस गुनाह का बहुत एहसास होता है। मैं अपनी बेटी के साथ भी वक्त नहीं गुजार सका और बेटे के बचपन और जवानी को भी इंजॉय नहीं कर सका। मुझे अगर अपनी ज़िंदगी रिवाइंड करने का मौका मिले तो मैं 18 घंटे अपनी फैमिली के साथ गुजार दूंगा और अपने प्रोफेशन को 6 घंटे दूंगा। इनका कहना कि साहबज़ादा, जो कि उनका बेटा अमेरिका में काम करता था, वो इनके केस के दौरान पाकिस्तान आ गया और इससे ये रोज़ कायल करते हैं कि बेटा अब वापस चले जाओ, काम करो और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारो, लेकिन ये अपने वालिद को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फ़वाद साहब इस वक्त बहुत परेशान है। ये समझते हैं कि बेटा अगर लाहौर से बाहर निकला तो इससे कोई गलती हो गई या किसी ने इसके साथ ज़्यादती कर दी तो मेरे सारे गुनाह भी इसके खाते में दर्ज हो जाएंगे और इसकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लेकिन बेटा बेटा है और ये फ़वाद साहब का बेटा है। ये वालिद का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा वो फ़वाद साहब दिन रात बेटे के लिए परेशान रहते हैं। मैंने 2 दिन कबल फ़वाद साहब को फ़ोन किया और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ़ जस्टिस जज राना शमीम और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब नसार के दरमियान कशमकश के बारे में पूछा तो फ़वाद साहब का कहना था कि
मैं मौजूदा दौर में और इसी के बारे में नहीं जानता, लेकिन ये दोनों लोग ही गलत हैं। मैंने पूछा क्या राणा शमीम वाकई एक्सटेंशन चाहते थे? फवाद साहब का कहना था कि 100% राणा साहब इसके लिए सिफारिशें भी करवाईं। मैंने पूछा ये एक्सटेंशन क्यों चाहते थे? फवाद साहब ने कहका लगाया और जवाब दिया कि मैं 5 साल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में रहा, मुझे इसी दौरान एक भी ऐसा सरकारी अफसर नहीं मिला जिसने एक्सटेंशन के लिए कोशिश ना की हो। सदर से लेकर पाकिस्तान के चपड़ासी तक सरकार का कोई ओहदा या ओहदेदार नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये मौत तक अपने ओहदे से चिपके रहना चाहते हैं। मैंने पूछा क्यों? ये हंसकर बोले कि शायद सरकारी मुलाजमीन की ज़िंदगी में मुलाजमत के अलावा कोई तफरीक, कोई चार्म नहीं होता। राणा शमीम भी इस चार्म का शिकार थे, लिहाजा उन्होंने एक्सटेंशन के लिए सर तोड़ कोशिश की और पार्टी ओहदेदारों से भी सिफारिश करवाई। डॉक्टर आसिफ करमानी भी इनके सिफारशी थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मेरी राय ली, मैंने इनकार कर दिया। मेरा ख्याल था कि एक्सटेंशन नहीं बनती, ये मेरिट का कत्ल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सटेंशन रिजेक्ट कर दी। राणा शमीम मेरे साथ नाराज़ हो गए। ये जज थे, उन्होंने कबीना के फैसले को जवाज़ बनाकर मुझे तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। ये मुझे अपनी अदालत में देखना चाहते थे, लेकिन इनकी ख्वाहिश पूरी होने से पहले मुझे नैब ने गिरफ्तार कर लिया। मैं नैब की हिरासत में था, लेकिन राणा साहब का गुस्सा ठंडा ना हुआ और उन्होंने मुझे गिलगित तलब कर लिया। डीजी नैब लाहौर ने इनका नोटिस पहुंचाया और रात 3 बजे मुझे गाड़ी में इस्लामाबाद पहुंचाया गया। हम अगली सुबह फ़्लाइट के ज़रिए गिलगित पहुंचे। वो रात लॉकअप में गुजारी और अगले दिन मुझे राणा शमीम की अदालत में पेश कर दिया गया। मैंने अपनी शक्ल दिखाई और मुझे वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। मैंने इनसे पूछा और जस्टिस साकिब निसार के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ये बोले मैं इन पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि मियां नवाज शरीफ को क्यों और कैसे नाअहल किया गया और 2018 के इलेक्शन कैसे हुए थे। मैंने पूछा ये दुरुस्त है आपको चीफ जस्टिस साकिब निसार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से 2 बार अदालत तलब किया था? फवाद साहब हंसकर बोले ये दुरुस्त है, मुझे पहली बार दिल के स्टंट्स के कीमत कम करने के लिए बुलाया गया था कि जो दिल के स्टंट्स हैं उनकी कीमत कम करने के लिए चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपनी अदालत बुलाया। मैं अदालत में हाज़िर हुआ और चीफ जस्टिस मेरे साथ शाइस्तगी और तहजीब के साथ पेश आए। तलब करने पर माजरत की और फरमाया कि हम आपकी मदद लेना चाहते हैं। दिल के स्टंट 4-4.5 लाख रुपए के मिल रहे हैं और गरीब मरीज़ ये रकम अदा नहीं कर सकते। आप दरमियान में आए, इम्पोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को वजारत सेहत के फ़ैसला साजों के साथ बिठाएं और मसला हल करवाएं। मैंने 2 दिन मांगे, उन्होंने मुझे 1 हफ़्ता दे दिया। मैंने मीटिंग की और 3 दिन में मसला हल करवा दिया। जस्टिस साकिब निसार ने भरी अदालत में मेरी तारीफ़ की। इनका कहना था कि मैं अफसर हूँ तो फवाद हसन फवाद जैसे हों। इनका कहना था कि अगर अफसर हों तो फवाद हसन फवाद जैसे हों। मेरी तारीफ़ का इनमें इतना सुनकर मुझे खुशी हुई। मेरे कोलीग्स ने मुझे मुबारकबाद दी और मैं मुतमिन होकर ऑफिस आ गया। लेकिन फिर 48 घंटे बाद, नाज़रीन 48 घंटे बाद 3 फरवरी 2018 को मुझे अताउल्लाह कासमी साहब की तकरारी के जुर्म में नोटिस आ गया। मुझे चीफ जस्टिस की अदालत में तलब किया गया और मैं पेश हुआ तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चीफ जस्टिस ने भरी अदालत में कहा कि कौन है ये फवाद हसन? मैं खड़ा हुआ और मेरे साथ वो हुआ जिसे मैं आज तक भुला नहीं सका। मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मैं अताउल्लाह कासमी को चेयरमैन PTV बनवाया था। मैंने अर्ज़ किया सर हम वजारत इत्तलात और PTV बोर्ड की तजवीज़ भिजवाई थी। फ़ैसला मुतलका वजारत और बोर्ड ने किया, आप इन्हें बुलाकर पूछ लें। लेकिन वो 2 दिन और पिछला दिन 100% मुख्तलिफ था। मैं आज भी 4 साल बाद इस केस में पेशियाँ भुगत रहा हूँ। मैंने इनसे पूछा क्या आप राणा शमीम और साकिब निसार दोनों को गलत समझते हैं? वो हंसकर बोले मैं फ़ैसला करने वाला कौन होता हूँ, अदालतें जाने और इनके जज जाने, लेकिन सच्चाइयाँ अब ढकी छपी नहीं हैं। मैं फवाद साहब के साथ बहस करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ना कर सका। लेकिन हमें बहरहाल मानना पड़ेगा कि माशरों की इमारतें इंसाफ की बुनियादों पर खड़ी होती हैं।
इंसाफ जितना ज़्यादा और अच्छा होगा, मुल्क इतना ही तरक्की करेगा और इसमें अमन और ईमान और सुकून भी इतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये बुनियाद कमज़ोर होगी तो फिर इमारत ना बन सकेगी और ना खड़ी रह सकेगी, और हमारे मुल्क में इंसाफ सिरे से मौजूद ही नहीं है। हम बचपन से सुनते थे कि पाकिस्तान में इंसाफ फ़क़्त अमीर और ताकतवर को मिलता है, गरीब सिर्फ सज़ा पाता है। लेकिन आज हम खुली आंखों से देख रहे हैं, अमीर हो या गरीब, पाकिस्तान ये दोनों इंसाफ से मरहूम है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आसफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, जस्टिस फ़ायज़ ईसा, फ़वाद हसन फ़वाद इसकी ताज़ा तरीन मिसालें हैं। ये तमाम लोग ताकतवर थे, लेकिन ये जब भी अदालतों में पहुँचे तो इबरत का निशान बन गए। और अगर आप चीफ जस्टिस साकब निसार और जज राना शमीम को भी अदालत तलब कर लिया तो अब इनका हशर देख लीजिएगा। लिहाजा फिर सवाल पैदा होता है कि हम जब जानते हैं कि माशरा कुफर के साथ सलामत रह सकते हैं, लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ, और मुल्क को एक गैर जानबदारा और शफाफ निज़ाम अदल से बचा सकता है, तो हम एक बार फिर मुल्क में इंसाफ कायम क्यों नहीं कर देते? एक ऐसा निज़ाम अदल क्यों नहीं ले आते जो सिर्फ जुर्म देखे, मुजरम का चेहरा ना देखे, कि जुर्म देखे मुजरम का चेहरा ना देखे। हम आखिर कब तक खुली आंखों से मक्खियाँ खाते रहेंगे? इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ हमारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।